हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, नोट और इन पर बेस्ड जो रिजल्ट्स है वो भी हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन देखिए, इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म w इक्वल्स टू f of z इक्वल्स टू az plus b upon cz plus d where ab minus bc not equal to 0, where a b c d are complex numbers that is belongs to C is said to be, that is this is said to be bilinear transformation or Mobius transformation or linear fractional transformation. ओके, इसको ध्यान रखना है। हियर AB minus BC is called determinant of BT, है ना, दैट मीन्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन f of z। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट कहते हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट है ना, याद रखिए क्या चीज है। जब भी फंक्शन इस फॉर्मेट में रहता है, बोले तो az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और कंडीशन ये है कि ये जो ए बी सी डी आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है, लेकिन इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। डिटरमिनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ए है ना, तो देखिएगा इसको ए बी है ना, सी डी, ए बी सी डी। ओके, अब इसको डिटरमिनेंट निकालते तो क्या निकलते हैं? ए डी है ना, ए इंटू डी और माइनस बी इंटू सी, बोले तो ए डी माइनस बी सी। ठीक है ना, और ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर? तो इसे बोला जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मोबियस ने इसे सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये फ्रैक्शनल के फॉर्म में है, लिनियरिटी तो है, पावर देखिए 1 है तो लिनियरिटी तो है, लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शनल के फॉर्म में, इसलिए इसको लिनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ओके, अब ये फॉर्म को आपको अच्छे से याद रखना है। कई राइटर इसे टी ऑफ जेड करके भी शो करते हैं। ओके, तो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। अब देखिए इन पर बेस्ड एग्जांपल्स, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं कंडीशंस। तो बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। जैसे हमने ले लिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1। ओके, कंडीशन देखो, कंडीशन है 1 1 1 माइनस 1। तो देखिए ये होगा -1, ये होगा -1 -2 नॉट इक्वल टू 0, 1 1। ओके, 1 -1। ओके, तो -1 कितना है? -2, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कंडीशन क्लियर हो रहा है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। जैसे कि लिखिए 2z प्लस आई अपॉन z माइनस 3। ओके, अब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि कंडीशन चेक कर लेते हैं, 2i और 1 माइनस 3। ओके, अब देखिए -6 और -i नॉट इक्वल टू 0, यानी फिर से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, इसी तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड अगर ले ले तो क्या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। देखते हैं कंडीशन, तो इसको इस फॉर्मेट में है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये है आपका 0 इंटू जेड प्लस 1 अपॉन 1 इंटू जेड प्लस 0। कंडीशन तो यही हुआ ना, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। अब देखिए यहाँ होगा 0 1 1 0, तो देखिए 0 -1 कितना है? -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी फिर से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे खुद से एग्जांपल लीजिए, डाउट अगर है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है जो फंक्शन है, है तो ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब देखेंगे एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है ना, इनकी डीओडी क्या होगी, तो इस पर बेस्ड नोट देख लेते हैं। नोट, फर्स्ट पॉइंट, डीओडी ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन f इज c एक्सेप्टिंग माइनस डी बाई ए, ओपन प्लस कनेक्टेड। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने लिखा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ठीक है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस फॉर्म को अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। तो ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड मैंने नोट लिखा है। सबसे पहले इनकी डीओडी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, तो इसकी जो डीओडी होगी, नीचे को आप 0 के बराबर कीजिए। ठीक है ना, ये हो गया, तो यहाँ से z इक्वल टू माइनस डी बाई सी। चूंकि इस पर प्रॉब्लम होगा तो इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट को हटा दिया गया है, बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हटा दीजिए, c एक्सेप्टिंग माइनस डी बाई ए। ठीक है ना, तो ये होगा इस फंक्शन की, यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होगी? डीओडी। कंफर्म। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनके डीओडी में केवल एक ही पॉइंट
क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। इतना कंफर्म हो गया। अब बात आती है इसके जो डीओडी है, कोई फाइनाइट पॉइंट निकाल देने से कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो तो ओपन होगा ही, क्योंकि जितने भी पॉइंट है सबके सब इंटीरियर पॉइंट है, और साथ ही साथ क्या है आपका ये कनेक्टेड है। तो ये तो ऑब्वियस है, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा ओपन प्लस कनेक्टेड होता है, उसमें अगर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स निकाल दिया जाए, यहाँ तक कि काउंटेबली इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स अगर निकाल दिया जाए तो भी ओपन और कनेक्टेड होता ही है। अब ओपन प्लस कनेक्टेड मतलब क्या हुआ, डोमेन हुआ, ये रीजन आप कह सकते हो। ओके, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ डोमेन की वजह से। क्लियर हो गया। तो याद रखिए इसकी जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डीओडी होती है वो ये होती है, और ये क्या होता है, डोमेन होता है। कंफर्म। अब बात आती है, चूंकि फंक्शन जो होती है ना, फंक्शन की एनालिटिसिटी की बात आती है। तो देखिए आपका जो फॉर्मेट है ये क्या है, ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे भी क्या है, पॉलिनोमियल, कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। वी नो दैट पॉलिनोमियल इज क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एंटायर फंक्शन, एंटायर कोशेंट ऑफ एंटायर या फिर फैक्टर ऑफ एंटायर फंक्शन। फैक्टर ऑफ एंटायर फंक्शन इज एनालिटिक, अपने डोमेन में क्या होता है, एनालिटिक होता है। इस बात को ध्यान रखिए, मतलब ये एनालिटिक होगा अपने डीओडी में, अपने डोमेन में, मतलब सी एक्सेप्टिंग माइनस डी बाई ए, इसके अंदर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। चूंकि यहाँ से कुछ फाइनाइट पॉइंट निकल रहे हैं, मतलब यहाँ सिंगुलरिटी पॉसिबल है। क्या, कौन सा सिंगुलरिटी होगा, याद रखिए कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन जो होता है, फैक्टर ऑफ एंटायर फंक्शन है ना, हैज ओनली आपका जो है सिंगुलरिटी रखता है आइदर पोल और रिमूवेबल। क्लियर हो रहा है बात। सिंगुलरिटी बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। सिंगुलरिटी मेनली दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है नॉन आइसोलेटेड। तो यहाँ केवल आइसोलेटेड का सिचुएशन होगा, और आइसोलेटेड में भी जब कोशेंट ऑफ एंटायर होता है तो आइदर पोल और रिमूवेबल। रिमूवेबल का सिचुएशन कब होता है, जब 0/0 होता है, वो कभी हो ही नहीं सकता। 0/0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऊपर z नीचे z है ना, ऊपर और नीचे क्या कभी भी ओवरऑल 0 हो सकता है, मतलब ये फॉर्मेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 0/0 फॉर्म कभी नहीं हो सकता, कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो है रिमूवेबल नहीं रखेगा। रिमूवेबल नहीं रखेगा मतलब क्या रखा, पोल रखा। कन्फर्म और लॉजिकली समझना अपने को, तो ये पोल रखेगा। अब पोल रखेगा तो इनकी ऑर्डर क्या होगी, तो नीचे देखिए पावर 1 है, सो सिंपल पोल रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कौन से पॉइंट पे, डी एक्सेप्टिंग सी है, सॉरी माइनस डी बाई जो सी है, इस पॉइंट पे कौन सा पोल रखेगा, सिंपल पोल रखेगा, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। कंफर्म हुआ। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि f इज एनालिटिक इन डीओडी। ये तो कंफर्म है कि फंक्शन जो अपने डीओडी में क्या होगा, एनालिटिक होगा। इतना क्लियर। और साथ ही साथ दी ओनली सिंगुलैरिटीज ऑफ f ऑफ z, हम बोले तो ओनली सिंगुलैरिटी ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपल पोल, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब ये जितना भी मैंने रिजल्ट लिखा है, जितने भी मैंने नोट लिखा है, इनको एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल बता दिया हूँ, तो एग्जाम्पल से रिलेट करके कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा है ना, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। एक लास्ट नोट 4था नंबर मैं लिख रहा हूँ, और वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 4th पॉइंट है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो होगा मैट्रिक्स representation of bilinear transformation f of z is, है ना। तो ये जो f है ये किस फॉर्मेट में होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में, और वो होगा a b c d। याद रखिए आपका जो f of z है वो है az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ना, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल है, वही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी पॉसिबल। इंपॉर्टेंट ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब उसका मैट्रिक्स, उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो जरूर होगा। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा तो यहाँ पर कैसे होता है, सिंपल है, ट्रिक को तो याद रखिए। चूंकि एफ ऑफ जेड होता है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के फॉर्मेट में, तो यहाँ से ये जो ए बी ये हो गया, सी डी ये हो गया, कुछ नहीं इनके कोफिशिएंट को लिखना है। तो ए बी सी डी करके ये मैट्रिक्स बना लीजिए। देख के समझ आ रहा है 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ इज, है ना, वो जितने भी प्रॉपर्टीज हो सबके सब किनके लिए होगा, इनके लिए लागू होगा। और इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगे सबके सब इनके लिए लागू होगा, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये खासियत है। अब जैसे इस फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी देखना है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फंक्शन 1/(1)(2) है कि नहीं, या फिर और भी जितनी प्रॉपर्टी सबके सब आप इनको देखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है ए डी, इसके जब डिटरमिनेंट निकालेंगे ए बी सी डी तो क्या होगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है ना।
ये बात तो क्लियर हो गया। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी, इसीलिए कहा गया था कि इस फंक्शन की यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स, ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी जो डिटर्मिनेंट होती है वो ए डी माइनस बी सी होती है। ये बात भी क्लियर हो गया, क्योंकि इनकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो इनकी डिटर्मिनेंट होगी, ये कन्फर्म। और इन जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ये भी कहा गया है कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होता है। और हमें ये भी पता है कि वी नो दैट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो समझ लीजिए कि वो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। इन्वर्टिबल होने का मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर होगा। सो दिस मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर, दैट इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल होने का मतलब नलिटी जीरो होगी, रैंक 2 होगी। बाय सिल्वेस्टर्स लॉ आप यूज कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ ये 1 1 ऑन 2 होगा। सो ये तो क्लियर हो गया, जितने भी जो अपना जो लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी वो पूरा लागू होगा यहाँ पर। तो ये आपका इन्वर्टिबल, सो ये इन्वर्टिबल बोले तो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। ओके, और भी जितनी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे नलिटी इनकी 0 तो इनकी नलिटी 0, इनका आपका जो रैंक है 2 तो इनकी रैंक होगी 2। इतना कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जैसे ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी सी डी 2x2। कंफर्म हमेशा क्या होगा, इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी कि ये इन्वर्टिबल होगा। ये बात भी क्लियर। तो आप एग्जांपल लेकर जरूर देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जेड प्लस वन जेड माइनस वन तो 1 1 1 माइनस 1 कंफर्म है। ऐसे खुद से भी एग्जांपल लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टिबल। ठीक है ना, रिजल्ट्स दिया सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इन्वर्टिबल होते हैं। क्लियर, कंफर्म है। कहाँ से, यहाँ से समझ आ गया है, इन्वर्टिबल यानी कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इन्वर्स होता है वो फिर से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज ये हुआ। अब सिंपल से लॉजिक ऐसे भी लगा सकते हैं, 2x2 मैट्रिक्स है, इनका इन्वर्स जो मिलेगा वो फिर से 2x2 मैट्रिक्स होगा। तो ये तो लॉजिकली आप बात समझ सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव होगा 1 1 प्लस ऑन 2, तो वही चीज लिखा गया, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1 एंड ऑन 2। यहां तक भी कंफर्म। अब ये तीनों तो लॉजिकली क्लियर था। थर्ड पॉइंट देखिए, इसको हम सॉल्व करके समझ सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये मतलब है कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंपोजिशन होता है वो फिर से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इनको आप डेफिनेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं, है ना। कंपोजिशन का मतलब आप जानते हैं, ये होगा जैसे मैंने डिफाइन किया T1 ऑफ Z इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे T1 कंपोजिशन T2 ऑफ Z। कंपोजिशन का साइन ये होता है, ऑपरेशन, है ना। ओके, कंपोजिशन में खासियत क्या होती है, इसका मीनिंग होता है T1 ऑफ T2 Z। इसमें एक्चुअली फर्स्ट पहले T2 होता है मैप, उसके बाद T1 मैप होता है, तब मिलता है T1 कंपोजिशन T2। ओके, तो ये मुझे देखना है T1 ऑफ, तो T1 ऑफ Z पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ AZ प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इसी तरीके से T2 ऑफ Z को मैं डिफाइन कर देता हूँ A डेज Z प्लस बी अपॉन बी डेज अपॉन सी डेज Z प्लस डी डेज। ए डी माइनस बी नॉन जीरो, A डेज डी डेज माइनस बी डेज सी डेज नॉन जीरो। कंफर्म बोथ आर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ T1 कंपोजिशन T2 Z, तो ये होगा T1 ऑफ T2 Z, तो T1 ऑफ, है ना, T2 ऑफ Z का मीनिंग क्या है, मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है। ठीक, अब इसको देखो T1 ऑफ Z है, इतना कंफर्म ये हो गया इस फॉर्मेट में। ठीक, और इनकी वैल्यू ये मैंने रखा। अब इनकी वैल्यू क्या निकल के सामने आएगा, तो T1 ऑफ Z है तो यहाँ Z है। अब जब ये है तो यहाँ पर ये और ये रिप्लेस होगा। ओके, सो रिप्लेस कीजिए, व्हेन वी रिप्लेस देन वी गेट, तो जहां जहां Z है वहां वहां रखिए, तो मिलेगा A इंटू ए डेज जेड प्लस बी डेज अपॉन सी डेज जेड प्लस डी डेज प्लस बी डेज अपॉन, ये होगा सी डेज, Z की वैल्यू है ए डेज जेड प्लस बी डेज अपॉन सी डेज जेड प्लस डी डेज प्लस डी डेज। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। Z की वैल्यू, है ना, Z की जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, कंफर्म ना। जब Z था तब यहाँ Z। ओके, तो यहाँ पर Z की जगह ये होगा। ओके, यहाँ तक कंफर्म। A डेज बी डेज, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर नहीं रहेगा। ओके, हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम निकालिए, A इंटू ए डेज प्लस Z, है ना, A इंटू बी डेज और अपॉन C
सी डैश जेड प्लस डी डैश प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम निकाल लेंगे। इसके बाद है ये होगा सी डैश ए डैश, इनको ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए इंटू जेड बी डैश सी डैश। ठीक है ना, सॉरी ये सी डैश नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा है, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना, लेकिन ये होगा आपका अपॉन सी डैश जेड प्लस डी डैश प्लस डी। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है और आपको पता है कैसे रखा जाता है वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू रखने के बाद निकालने भी आना चाहिए। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ए इंटू ए डैश जेड प्लस ए बी डैश प्लस बी सी डैश जेड प्लस बी डी डैश अपॉन ये हो जाएगा इसका अपॉन सी डैश जेड प्लस डी डैश। ठीक है ना, इसी तरीके से नीचे को देखिए तो ये होगा सी ए डैश जेड बी डैश सी, है ना, प्लस ये हो जाएगा सी डैश डी जेड प्लस डी डैश डी या फिर डी डी डैश करके, ओके, अपॉन सी डैश जेड प्लस डी डैश। इसमें से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि z कॉमन निकालिए तो बचेगा ए डैश प्लस बी सी डैश इंटू जेड प्लस ए बी डैश प्लस बी डी डैश, ओके, अपॉन ये हो जाएगा सी ए डैश प्लस सी डैश डी, है ना, इंटू जेड। ठीक है ना, यहाँ से फिर से मैंने जेड कॉमन निकाला तो दिस प्लस दिस और ये मिला बी डैश सी प्लस डी डैश। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब इसको जो है आप नाम दे दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है ना, बिलोंग्स टू सी होगा ना, उसको नाम दे देते हैं ए डबल डैश, इसको नाम दे देते हैं बी डबल डैश, इसको नाम दे देते हैं सी डबल डैश, इसको नाम दे देते हैं आपका डी डबल डैश। किस फॉर्मेट में है, इट इज ऑफ द फॉर्म बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ। अब लास्ट वाला देखिए, कन्फॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल ऑन डीओडी, या डोमेन जो था सी एक्सेप्टिंग माइनस डी बाई सी करके जो इन जनरल आपने लिखा था, खासियत ये है कि उसके अंदर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कन्फॉर्मल होता है। कन्फॉर्मल होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन चूंकि एनालिटिक है तो फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होगा पूरे डीओडी पर। आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे मैं जनरल फॉर्मेट ले लेता हूँ, टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो यहाँ से टी डेज ऑफ जेड देख लेते हैं, क्योंकि ये फलन है ना, एफ नाम दे देते हैं तो भी चलेगा। अब ये फंक्शन एनालिटिक है पूरे, है ना, इस पे, यही आपका डीओडी था। तो देखते हैं इसका जो डेरिवेटिव हो क्या होगा। तो इसको आप देख सकते हैं सी जेड, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हो गया इस टाइप से ना, अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कंफर्म है ना, डिनोमिनेटर इनटू, है ना, ये होगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये होगा ए सी जेड प्लस ए डी माइनस ए सी जेड माइनस बी सी। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ओके, सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। हमें पता है कि ये तो नॉट इक्वल, ये तो जो है डीओडी के अंदर होगा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऊपर ए डी माइनस बी सी जो कि डिटरमिनेंट जो कि नॉन जीरो होता है, ऊपर ए डी माइनस बी सी है और नीचे तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी डी सी जेड प्लस डी, ठीक है, कभी नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब उसका स्क्वायर कभी जीरो नहीं होगा। ऊपर तो नॉन जीरो होता है, ओवरऑल नॉन जीरो ना, इंपॉर्टेंट ये है। तो पूरे डीओडी के अंदर डेरिवेटिव जो है फंक्शन की वो नॉन जीरो है, इसका मतलब कन्फॉर्मल है। कन्फर्म तो ये हुआ कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इज कन्फॉर्मल ऑन डीओडी। आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट में बताया क्लियर हुआ होगा। भी बहुत सारे रिजल्ट जो और भी बचा हुआ है ना, और वो सारे रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।